हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज के नए क्लास में। आर स्पेशल जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इसमें आज एक नए टेस्ट सीरीज को लेंगे, फुल लेंथ के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जुड़िएगा फटाफट के साथ और टेलीग्राम तो जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए वहाँ पे लाई जा रही हैं और एक मैराथन क्लास भी आ चुकी है टेस्ट सीरीज की। उसके साथ साथ करंट अफेयर है ना, और ये शॉर्ट नोट्स वाली क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास है आर के लिए। सारे क्लासेस को देखिए और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाक से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न बेटे का कह रहा है कि सूची दिया हुआ मिलान करने के लिए इसमें एक तरफ धार्मिक शिक्षक हैं और एक तरफ संबंध स्थान है। इस तरह के प्रश्न अब तक पूछे जाते हैं तो इसको मिलाना है। पहला कह रहा है, एक तरफ दिया है रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, लाल, शाहबाज कलंदर और बसवन्ना, और इनका संबंध स्थान महाराष्ट्र, सिंध, कर्नाटक और तमिलनाडु। उपतेक का हमको मिलाना है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं पहले कौन कहाँ पे इसका मिला होगा। बात करेंगे अगर हम रामानुजाचार्य की, तो आप जानते हैं कि ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु से, ठीक है। उसके बाद से ज्ञानदेव कि ये कहाँ से हो जाएंगे, ये महाराष्ट्र से। और जो लाल शाहबाज कलंदर हैं, शाहबाज, ये इनका जो स्थान है वो है सिंध। बच गया ये बसवन्ना, तो आप इनका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। इस तरीके से अगर हम देखें तो ए का चौथा और बी का पहला, ए का चौथा और बी का पहला अगर देखें तो देखिए कौन सा मिल रहा है, ए का चौथे से ही आपको आंसर मिल जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा इसके साथ डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा कई बार, अब देखिए यहाँ पे इनसे संबंध स्थान पूछ लिया है, कई बार इनकी शिक्षाओं से संबंधित चीज़ें पूछ लेते हैं, किस किस कौन सी शिक्षा दी है, या फिर इनकी कोई प्रसिद्ध किताब है या किसी विशेष जगह से जुड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान रखने, पूर्ण इनके पॉइंट वही रह रहा है, लेकिन क्या है, प्रश्न का जो है पूछने का तरीका बदल जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। केवल किसे ध्यान दीजिए, कलंदर आपका ज्ञानदेव महाराष्ट्र, रामानुजाचार्य तमिलनाडु और कलंदर ये सिंध। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथियों कि 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों पर षड्यंत्र की उपमा दी थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जब तक ऑप्शन रीड करते हैं तब तक आप अपना आंसर टिक कर लेंगे, तब ताकि जो आपका टेस्ट सीरीज फॉर्मेट है उसमें चल सके। बाकी जो ऑनलाइनर कराते हैं अलग से आपके लिए, आने वालों के लिए, वो तो अलग से आपका चल ही रहा है। तो कह रहा है कि सर जॉन लॉरेंस और सीले, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, एल आर रीज या रॉबर्ट उपलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है। इसने 1857 का जो विद्रोह था उसको जो हिंदू मुसलमान षड्यंत्र की उपमा दी थी। इसी तरीके से 1857 क्रांति से अन्य के प्रश्न बनते हैं, वो ध्यान दीजिएगा किस तरीके के। पहले तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं 1857 क्रांति में, कौन कौन से लोग कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, एक वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट की जो विद्रोह हुआ है वहाँ पे कौन कौन लीड किया है, किसकी जगह से। उसके साथ साथ 1857 के विद्रोह का क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से पॉइंट पर आप देख के अपना नोट तैयार करते चलेंगे, तो फिर आपका जो उसे उस टॉपिक से प्रश्न बनेगा वो गलत नहीं होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ। कह रहा साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, कौनार आश्रम या वर्धा आश्रम, ठीक है। तो इसका सत्याग्रह का जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। कौनार जो आश्रम है, ये आश्रम आपका कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ये आश्रम है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में ये आश्रम है। और यहाँ से जो है पहले सत्याग्रही जो बने थे वो कौन बने थे सत्याग्रह के, आचार्य विनोबा भावे, उनका नाम भी याद रखिएगा, विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही बने थे। और ये स्टार्ट कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये स्टार्ट हुआ 17 अक्टूबर है ना 1940, ठीक है। 1940 को जो है ये पौनार आश्रम से, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहले सत्याग्रही कौन थे उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने राम की सेना का गठन किया, ठीक है। तो कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह या बस्तर का विद्रोह। आपके सामने 4 विद्रोह है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है ना, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के दौरान जो है राजा अनंत शया ने ये राम संडू का गठन किया था। किसने, राजा, आप नाम याद रखिएगा, अनंत शया। जो ये विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला एक लंबा दीर्घकालीन जो है एक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह है ये, तो कोया विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो अन्य विद्रोह हैं उन सारे विद्रोह को जब आप एक जगह नोट्स बना लेंगे PYQ से, तो घूम फिर के देखेंगे उन्हीं विद्रोह से कई बार विद्रोह का नेतृत्व करता
ईयर या फिर उनका क्रम कि किस किस क्रम में यहाँ से अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर वहाँ से पूछ लेता है कि जो विद्रोह है उसका स्थान। ये 3-4 तरीके के टाइप्स हैं जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कहाँ से? ये जो आपके जनजातीय विद्रोह है या फिर धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, वहाँ से इस तरह के पॉइंट बनते हैं। साथियों, आप लोग को सेशन कैसा लगा? इतने सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार से फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आर स्पेशल अभी जितने से दिन नज़दीक आ रहा है उसी तरीके से बाकी और सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो अंत के समय में आपको प्रैक्टिस करके और भी आपकी तैयारी को और परफेक्ट करेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, गोरखा आंदोलन। ठीक है, गोरक्षा जो आंदोलन है, ठीक है, इसमें कह रहे निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? तो गोरक्षा आंदोलन जो है ये एक सोसाइटी थी वो कंडक्ट कर रही थी। इसमें ब्रह्म समाज है, आर्य समाज, वेद समाज या प्रार्थना समाज। प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो चलाया गया था आप देखेंगे किसके द्वारा, तो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गोरक्षा का जो ये चलाया गया था, है ना, 1815 ईस्वी में अगर बात करें, कब, तो ध्यान दीजिएगा 1815 ईस्वी में जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आर्य समाज आंदोलन की स्थापना की, जिसमें जो है ये गोरक्षा आंदोलन भी इसमें शामिल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? एक तरफ सूची दिया हुआ संस्था संगठन और एक तरफ स्थापक। ठीक है, अभी हमने पीछे प्रश्न बताया किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो है एक तरफ दिया हुआ है, आप देखिए, भारतीय सुधार संघ, देव समाज, भारतीय महिला संघ और भारतीय स्त्री महामंडल। तो इसमें अगर आप देखेंगे कौन किससे इसके संस्थापक है, तो सबसे पहले अगर बात करें भारतीय सुधार संघ, इसके संस्थापक जो है आपके हो जाएंगे कौन? केशव चंद्र सेन, यानी ये का दूसरा। ठीक है, ये का दूसरा हो जाएगा। देव समाज की अगर आप बात कीजिएगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये का दूसरा, बी का पहला। क्या आपका ऑप्शन में कुछ पुट आपको एलिमिनेट हो रहे हैं? तो क्या था? ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा तो ये दोनों काट दीजिए और बी का पहला, यानी 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। बाकी सी और डी में भी अभी आपको कंफर्म करना है, यानी जब तक आपको चारों इसमें नहीं तैयार रहेगा तो चीज़ें आपकी भी क्लियर नहीं होंगी। तीसरा तो क्या है? भारतीय महिला संघ, इसके जो संस्थापक अगर आप देखें तो एनी बेसेंट, यानी सी का चौथा। और भारतीय स्त्री महामंडल जो है ये सरलाबाई देवी चौधरानी, यानी तीसरा। तो इस हिसाब से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? आपका सी का चौथा था ना, सी का चौथा, यानी ऑप्शन टी। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, ये तो आपका आंसर जो कूट दिया हुआ है, इस हिसाब से डी सही उत्तर हो गया। लेकिन हम बार बार कहते हैं आपको फोकस कहाँ करना है, कि ये जो पॉइंट है इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो देव समाज हमने बताया पहला हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का आपका दूसरा हो गया था, और बी का पहला, और सी का चौथा, डी का तीसरा। तो ये पॉइंट्स है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा पत्र पत्रिका और संपादक। तो कह रहा है कि 10 रोजा जो है गुलाम हुसैन, स्वराज्य, टीम प्रकाशन, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। थी ये जो पत्र पत्रिका है, इसमें कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें अगर आप बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन ई जो है ये सुमेलित नहीं है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10 रोजा जो है ये गुलाम हुसैन के द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया था, है ना। इसका संपादन अगर आप देखें अब्दुल गफ्फार खां, कौन? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा इसका किया गया था। बाकी तीन जो यहाँ पर है ये अपने आप में सुमेलित है, तीनों अपने आप में सही है। ठीक है, ये सही सुमेलित है। हमें बताना क्या था इस प्रश्न में साथियों? गलत। ये वाला गलत हो जाएगा, और गलत क्यों हुआ हमने आपको बता दिया, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से देखिएगा, इस तरीके से एक आयोग दिया हुआ है, सूची 1, सूची 2 और गवर्नर जनरल। इनको जो है मिलान करना है, मिलान करके बताइए कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित होगा। तो पहला कह रहा है कि रैले आयोग, सैडलर, है ना, इंच कैप आयोग और लिंडसे आयोग। तो उसके बाद से इधर गवर्नर जनरल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम आप बात करें रैले आयोग की, तो रैले आयोग जो है ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी बी का चौथा हो जाएगा। और इंच कैप आयोग जो है ये क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड क्रेडिंग के समय का है। और लिंडसे आयोग आपका बच जाएगा लॉर्ड किरविन। तो आपका क्या बना? ए का पहला, बी का चौथा, ए का पहला और बी का चौथा। अगर देखें इस हिसाब से आपका ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मिल रहा है ए का चौथे से ही आपका आंसर से उत्तर पता। ए का क्या था हमारा? रैले आयोग, ए का पहला था, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ए का पहला था, बी का चौथा था। तो ए का पहला 3 मिल गया, बी का चौथे से आपका ऑप्शन कट जाएगा और सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए जब पीवाईक्यू में अगर आप प्रश्न, ये तो टेस्ट सीरीज के प्रश्न है, अगर यही प्रश्न पीवाईक्यू में होता, ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा तो आप यहाँ से जो शॉर्ट नोट्स है किस तरीके से बनाते कि सबसे पहले तो देखिए ये जो आयोग उसमें पूछ लिया, आयोग किसके किसके समय का है। अब देखिए जो आयोग बना है इसके अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग का काम क्या था, किस डेट में ये आयोग आया था, ये सारी डेटें सबको ध्यान रखना है। अगली बार हो सके 4 आयोग दे दे, इन आयोग को क्या कर ले, आपसे जो है अरेंज करने के पूछ ले कि इनका क्रम बताइए, कौन किस क्रम में आया था, या फिर इनके अध्यक्ष दे दे कि इसके अध्यक्षता में ये आयोग बना था। तो जो पीवाईक्यू को प्रश्न है उनका इस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट में जब नोट्स बना लेंगे, फिर जब वहां से प्रश्न बनता है तो कई लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू से कहाँ प्रश्न बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे रेलवे आयोग पूछा लॉर्ड कर्जन अगर आपका है यहाँ पे, तो अगली बार फिर से आपसे यही पूछेगा लॉर्ड कर्जन, फिर तो वो रटा रटाया हो गया। आप उस पॉइंट्स को कितने डिफरेंट तरीके से देखते हैं, आपका जो देखने का तरीका है, आप किस उसको डिफरेंट उसमें देख पा रहे हैं, वो चीज़ें हैं कि आयोग आया आपके सामने, इससे पूछा गया। अब इससे कई प्रश्न बन समझिए, इसके 2-3 पॉइंट्स बन सकते हैं, वो एक बार आप देख लीजिए कि आपको पता है कि नहीं। इस तरीके से जब नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथियों कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी। कह रहा बम्बई, बेलगाम, मद्रास या सतारा। प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बेलगाम। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की जो स्थापना है वो आप देखिएगा 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल है ना 1916 को, कब 1916 को जो है कहाँ पर करते हैं, ये बेलगाम में इन्होंने स्थापना की थी। साथियों आपको बता दें कि RO के लिए है ना कंप्लीट एक मैराथन है वीडियो आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसमें शॉर्ट नोट्स का वो क्लास अगर आपने नहीं देखा है फटाक से देख डालिए, वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ बता दें पीवाईक्यू चल रहा है RO के लिए सेशन में, है ना, टेस्ट सीरीज आपका चल ही रहा है। तो ये सब सारी क्लासेस हैं, आप जुड़े रहिएगा अंत तक जब तक आपका एग्जाम है। और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो लगातार आप इससे जुड़िए और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित है। कह रहा बाघ की गुफा, कान्हेरी, अजंता या एलोरा की गुफा। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 10 से जो है इसको इसका सही उत्तर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हेरी की गुफा, है ना। 11 सिरों वाला जो बोधिसत्व है ये कहाँ पर है, तो आप इसको देखें कन्हेरी गुफा में स्थापित है। और कन्हेरी गुफाएं जो है ये भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक है। जो भारत के बौद्ध स्थल है उसमें सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से ये एक स्थल है। और इनका जो समय है ये लगभग अगर आप देखें पूर्व पहली शताब्दी का है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 10 कि 10 हो गया। एकमात्र महिला अलवार संत हंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी। तो संत पूडम, संत संत पेरिया, संत तिरुमलिशई। सही उत्तर बताइएगा प्रश्न संख्या 11 का जो है ये जो इनकी पुत्री थी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा संत पेरिया, ठीक है, इनकी पुत्री थी। ये एकमात्र जो है ध्यान दीजिएगा महिला अलवार संत है ये अंडाल, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से इसी तरीके से प्रश्न संख्या 12 पुस्तक सूची 1 सूची 2 लेखक। अब ये कब से, वही 1857 की क्रांति से फिर से आ गया प्रश्न, ठीक है, 1857 क्रांति से फिर से प्रश्न आया। तो वो देखिएगा कह रहा है एक तरफ पुस्तक दिया हुआ, कौन कौन से पुस्तक है, द ग्रेट रेबिलियन, रेबिलियन 1857, अवध इन रिवोल्ट, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, और इसमें जो है लेखक दिए हुए हैं। तो बताइए इसमें कौन किससे सुमेलित होगा। आइए चलिए बताते हैं। द ग्रेट रेबिलियन की अगर आप बात करेंगे, द ग्रेट रेबिलियन ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये है अशोक मेहता, यानी ये का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप बात करें रेबिलियन 1857, रेबिलियन 1857 जो ये PC जोशी का है, किसका, PC जोशी। बी का चौथा हो जाएगा। अवध इन रिवोल्ट जो है, अवध इन रिवोल्ट का जो सी है इसके लेखक कौन है, तो ये अगर आप देखें तो रुद्रांशु मुखर्जी, सी का आपका थर्ड ही हो जाएगा। और बच गया आपका चौथा इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 GB मालसेन, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो ए का दूसरा और बी का चौथा ढूंढेंगे पहले से, ए का दूसरा और बी का चौथा, टी का दूसरे से ये कट जाएगा और बी का चौथा अगर आप देखें तो इसमें बचेगा कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए बचेगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। और हाँ ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया, है ना। तो इसमें पुस्तक ध्यान है कि अब इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा ये 4 पुस्तक हैं, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ अभी कम से कम 7-8 पुस्तकें ऐसी हैं, है ना, जैसे एस.एन. सेन की लिखी हुई 1857, बी.डी. सावरकर की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, है ना। तो उसके साथ साथ और भी कई सारी पुस्तकें 1857 पे लिखी हैं। उन सारी पुस्तकों का नोट्स जो है आपके पास होना चाहिए कि उस पुस्तक और लेखक से प्रश्न आगे पूछे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आज के समय में अगर बात कीजिएगा तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो कंपटीशन से आप नो डाउट बाहर हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पंचित पहाड़ बांध, तिलैया बांध, मैथान बांध, कालागढ़ बांध। अगर आप लोग को याद आ रहा हो, आप पीवाईक्यू लगाए हो, तो तिलैया बांध, मैथान बांध, ये दोनों को दोनों जो है पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न है वहां से प्रश्न बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब उसी में से क्या पूछ दिया, नदी दे दिया और कह रहा है सुमेलित है कि नहीं। तो कह रहा है पंचित पहाड़ी बांध दामोदर नदी, तिलैया बांध बराकार नदी, और मैथान बांध कोनरा नदी, और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी। इसमें जो कौन सही सुमेलित नहीं है, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का जो है वो है ऑप्शन सी। मैथान बांध जो है आपका कोनरा नदी पर नहीं है ना। ये कौन सी नदी पर है, या ये भी आपकी जो है अब बराकार नदी पर है। कौन सी, बराकर नदी पर ही मैथान बांध की है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 का सी सही सुमेलित है। ये भी सही सुमेलित है, बी भी और डी भी, यानी तीनों तीनों सही है। गलत आपका सी वाला ही हमें उत्तर बताना है ना। और कोनरा नदी नहीं होगा, यहाँ भी बराकार नदी ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूचीबद्ध परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य। ठीक है, अब कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ किस राज्य में है। कह रहा है कोबाडा, है ना, बगड़ा, चुटका, जैतापुर, माही, बांसवाड़ा। राज्य दिया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रिंटिंग थोड़ी सी यहाँ पे हल्की है, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें कोबाडा की, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बागड़ा चुटका जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैतापुर आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। और बच गया माही बांसवाड़ा, तो ये आपका राजस्थान में, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, है ना। इस तरीके से नाम से अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर पाए तो ये आपका समझ में आ जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा और बी का चौथा अगर ऑप्शन में देखें तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी सेम है। और सी, और हमें क्या बताया, जैतापुर आपको बताया सी का पहला, तो सी का पहले से आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके की जो भी चर्चा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, करंट से भी इसी तरीके का प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप एक बार अगर याद करने बैठे तो कितने सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जो मेन है खैर तो उसको याद ही रखना है जो इंपॉर्टेंट हर राज्य के। लेकिन जो चर्चा में रहते हैं, किसी वजह से कहीं मान ली टाइगर रिजर्व बन गया, उसके बाद से कहीं कोई आग लग गई, कहीं कोई जानवर मर गया, किस तरीके से अगर कोई पॉइंट बना तो वो चर्चा में आ जाता है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। अब क्या होता है, जो 2-3 रहते हैं उनको मिला के पूछ लेता है कि ये स्टेट बता दिए कौन कौन सी स्टेट है या उससे सुमेलित है कि नहीं। तो लगता है अगर ये तो स्टैटिक प्रश्न है, लेकिन अगर पेन के ध्यान लगाए रहें, देखें करंट से वो भी चीजें बन के आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है निम्नलिखित झीलों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ठीक है, 4 झीलें हैं, कह रहा 7 ताल, है ना, भीमताल, चंद्रताल, है ना, 9 कुचिया ताल। इसमें कौन ऐसा है जो आपका उत्तराखंड में क्या है, स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथी, फटाफट से आप अपना आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी चंद्रताल, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। चंद्रताल कहाँ है, ये झील आपका कहाँ पर है, हिमाचल में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। चंद्रताल इसलिए हमसे पूछा है कि उत्तराखंड वाला नहीं। बाकी 3 इसमें जो झील है, 7 ताल, भीमताल और 9 कुशिया ताल, ये तीनों जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कौन नहीं है, तो ये चंद्रताल, सी हिमाचल प्रदेश। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन नहीं, यूपी स्पेशल का एक प्रश्न। कह रहा जगदीशपुर, विजयपुर, बबराला या आंवला, है ना। इसमें कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक संयंत्र है जो है विजयपुर। ये विजयपुर उर्वरक संयंत्र जो है ये आपको कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। एमपी के लिए मध्य प्रदेश में ये स्थित है। बाकी 3 जो है आपके ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछा नहीं वाला है तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ जनजाति और राज्य। इसमें कह रहा है कि ये जो सामने सामने लिखा हुआ इसमें कौन कितना युग्म जो है सही सुमेलित है, कितना युग्म जो है इसमें सही सुमेलित की बात कर रहा है। तो कह रहा है रांची उत्तराखंड, बीरहोर झारखंड, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा केरल। आपको इसमें से बताना है कि कितना जो है इसमें सही सुमेलित है। कई बार ऑप्शन की अगर बाकी एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते रहे। अब देखिएगा कौन कौन से इसमें कह रहा है 1 और 2 सही सुमेलित है, 1 2 3, 1 3 4,
1 2 3 4, इसमें कौन कौन सुमेलित है? इसका अगर सही उत्तर ये बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या कौन सा है? हमारा 17 है ना, ठीक है। इसमें जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। 1 2 3 इसमें सही सुमेलित है। कौन कौन सा सही सुमेलित है? पहला, दूसरा और तीसरा। यानी राजी जो है उत्तराखंड की जनजाति है, बीरहोर झारखंड, मोरिया छत्तीसगढ़। तो गलत कौन सा है? तो आपका इसमें टोडा, टोडा यानी आपका केरल नहीं होगा। टोडा का कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, टोडा जो जनजाति है ये तमिलनाडु की जनजाति है। कहाँ की? तमिलनाडु की जनजाति है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। प्रश्न 4 वाला जो है ये कटेगा। अब बाकी तीसरा आपका सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, जो जनजाति और इससे संबंधित जो राज्य हैं, ऑप्शन जो भी सही हो वो तो हमने ABCD देख लेते हैं, लेकिन हमें क्या फोकस करना था यहाँ पर। राजी जो है उत्तराखंड की, बीरहोर झारखंड, मोरिया छत्तीसगढ़ ये वहाँ की जनजाति है, और ये टोडा आपका कहाँ पर? तमिलनाडु। TN लिख दे रहे हैं, तमिलनाडु केरल की नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आंसर आपको पता चल गया कौन सा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, घाटी और अवस्थी। ये भी प्रश्न कब बनता है? जनरली जब करंट में कुछ घाटियां चर्चा में रहते हैं किसी न किसी वजह से, वहां से इसको प्रश्न को इस तरीके से मिला के बनाया जाता है। कह रहा है जीरो घाटी जो है और केशकाल घाटी, कंबम घाटी, अराकू घाटी, इसको मिलान करना है आपको सूची 1 से सूची 2 से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसको, जीरो घाटी की, तो ये जीरो घाटी कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। केशकाल घाटी की बात करेंगे तो ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट आपका अराकू घाटी, आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है अराकू घाटी? तो आंध्र प्रदेश। और कंबम घाटी आपका बच गया, क्या है? एक तो बच गया तमिलनाडु। अब इससे अगर हम मिलाएं, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा, देखिए दोनों में है, ए और डी में भी है। इसके बाद से अगर हम फिर अराकू घाटी हमने कहाँ मिलाया था? तो आंध्र प्रदेश मिलाया था। अराकू घाटी जो पहले पर है, यानी डी का पहला अगर देखें तो डी का पहले से आपका कि ये आंसर पता चल जाएगा। अब इस वाले प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस मिलान वाली स्थिति में अगर आपको इसमें अगर पता होता, मतलब डी से अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से आते हैं तो डी अगर देखते हैं अराकू घाटी, अगर आपको पहले से मतलब कंफर्म होता कि अराकू घाटी आपको क्या है? आंध्र प्रदेश है, तो जैसे ऑप्शन में देखते थे टी का पहला ढूंढ के पूरा ऑप्शन कट जाता। तो कई बार होता है कि हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं, जैसे ABCD देख जैसे जीरो घाटी देखे, फिर बी मिलाए, फिर सी, फिर डी, तो आपको पूरा ऑप्शन देखना पड़ा है ना, मिलाते मिलाते काटते गए। लेकिन कई बार अगर नजर पड़ जाती है पहले ही कि अच्छा ये इसका है, तो इसका पहला ढूंढे, किस तरीके से डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। क्लियर है कि नहीं इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है ना? कह रहा बरगश, अरुंड, कोल, नूनाटक और स्पिट, इसमें कौन आकृति जो है हिमनद द्वारा निर्मित नहीं है? प्रश्न संख्या 19 की अगर आप बात करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पिट जो है, स्पिट की बात करें ये जो हिमनद द्वारा नहीं बनता है, तो किसके द्वारा बनता है ये भी बता दीजिए। ये जो है सागरीय जल द्वारा बनता है। किसके द्वारा? ये सागरीय जो जल है उसके द्वारा ये बनता है, और ये एक निर्मित भू आकृति है। बाकी अन्य जो आकृतियां हैं जैसे कोल हो गया, बरगश, अरुंड और नूना अटक जो है, ये सब हिमनद के द्वारा बनी हुई आकृतियां हैं। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और छिद्र। स्थानीय पवन ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय पवन हो गया है ना, आपका ओशियनिक करंट हो गया, उसके साथ साथ जो पर्वत पठार है ना, जो उनकी चोटियां हैं, वो सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं। इसमें कह रहे हैं सुमेलित नहीं है, यानी 3 तो इसमें सही दिया होगा। यानी ब्रिक फील्डर की बात करें, कह रहा है अर्जेंटीना, हाबू सूडान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, और लेवेंडर जो है, लेवेंडर या लेवेंडर कह लिए दक्षिणी स्पेन। इसमें से कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 20 का। तो गलत हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ए देखिएगा ये गलत है। ब्रिक फील्डर जो है आपका अर्जेंटीना में नहीं, ये कहाँ चलती है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ये पवन जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ये पवन चलती है। बाकी अन्य जो अगर आप देखें तो इसमें सही सुमेलित है। अब वो ध्यान रखिएगा, सूडान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, लेवेंडर या लेवेंटर आपका दक्षिणी स्पेन, ये तीनों अपने आप में सही है। हमसे पूछा था गलत वाला बता दीजिए, तो गलत ऑप्शन नहीं है, ये हमारा सही तो हो जाएगा। अर्जेंटीना की जगह क्या होगा? तो यहाँ पे अमेरिका हो, सॉरी आपकी जगह ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है एडीज पर्वत में स्थित है। एडीज कहिए क्या एंडीज कहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिटेल कह लेंगे तरह से, थोड़ा सा डीप प्रश्न हो जाएगा। कह रहा है कि ओजस डेल सलाडो कोटोपैक्सी लास्कर या संगे, ये 4 दिया हुआ, इसमें बताना है कौन सा जो है आपका एंडी जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये आपका स्थित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों देखिएगा ऑप्शन डी, चारों पे चारों। इस तरह के जनरली प्रश्न आते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता हो तभी इन तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा 1-2 के अलावा पता नहीं रहता है कि सारे के सारे हैं कि नहीं। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे डी सही उत्तर है, यानी चारों के चारों आपके वही तो उसी पर्वत पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है। एक तरफ नदी है, एक तरफ मुहाना है। तो कह रहा है जैम्बेजी नदी, गिनी की खाड़ी, पोटोमैक जो चेसापीक की खाड़ी, को नदी, काला सागर, जारे नदी, मोजाम्बिक चैनल। जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं वहां से भी प्रश्न बनता है। आर में किन किन देशों से, अगर कोई इंपॉर्टेंट देश है वहाँ कोई बंदरगाह है वहां से भी प्रश्न बनता है। तो प्रश्न संख्या अगर 22 की अगर बात करें, है ना, तो कह रहा है कि इसमें सही सम्मिलित, बाकी इसमें पूछ रहा है सही वाला, इसके पहले नहीं पूछ रहा था तो उसमें 3 सही था 1 गलत है, यहाँ पे 1 ही सही है बाकी 3 गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें ऑप्शन बी है पोटोमैक नदी, इसका जो चेसापीक की खाड़ी, यही ऑप्शन है कि आपका यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी एक सही सम्मिलित है। बाकी अन्य 3 की अगर बात करें तो ये भी गलत सम्मिलित है। ये तीनों क्या है, ये जो गलत सम्मिलित है। अब गलत है तो इनको भी बता दीजिए कौन इसका क्या क्या होगा, कौन मतलब मुहाने से कहाँ होगा। तो जैम्बेजी जो नदी है इसका मुहाना की अगर आप बात करें तो ये मोजाम्बिक चैनल, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मोजाम्बिक चैनल जैम्बेजी का। वो नदी की अगर आप बात करें तो ये एड्रियाटिक सागर में, काला सागर में नहीं। वो नदी कहाँ पे, एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। और जायरे नदी की अगर आप बात कीजिएगा कि अटलांटिक महासागर, मोजाम्बिक चैनल में नहीं, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। एक बार ध्यान से फिर से समझिए, बी वाला आपका सही है पोटोमैक नदी आपका, ठीक है। अब जो गलत है उसको हम बता दें, जैम्बेजी नदी आपका मोजाम्बिक चैनल, वो नदी आपका एड्रियाटिक सागर, ठीक है, काला सागर नहीं होगा। और ये मोजाम्बिक चैनल नहीं, ये कौन सा, अटलांटिक महासागर। क्लियर है। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा सूचीमान पर्वत और स्थिति मिलान करनी है। अभी हम आपसे कह रहे थे कि जो जो इंपॉर्टेंट है पर्वत श्रृंखला उन सबको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो आइए देखिए कौन कहाँ पे है। कह रहा है मैकेंजी, है ना, एल्ब्रूज, मैकिनले, हेल्ब्रूस। अब बताइए कौन कहाँ पे स्थिति है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें मैकेंजी की, तो मैकेंजी पर्वत अगर आप देखेंगे कहाँ पर है, ये आपका पड़ेगा कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। एल्ब्रूज की अगर आप बात करेंगे तो ये पड़ेगा आपका ईरान में, ठीक है। मैकिनले, माउंट मैकिनले आप जानते हैं कि ये यूएसए का वो फेमस है माउंट मैकिनले, और एल्ब्रूस आपका रूस में। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा अगर आप देखें और बी का चौथा देखिए, फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके एक ही साथ मिल गया। और हमने क्या बताया, मैकिनले आपका पहला, यानी सी का पहला बना था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो पर्वत पठार हैं उसके जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। हमने बताया मैकिनले यूएसए, एल्ब्रूस आपका रूस में, मैकेंजी आपका कनाडा, एल्ब्रूज ईरान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यही बताया था ना, एल्ब्रूज ईरान, हाँ ठीक है, सही है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको सही उत्तर आपको मिल गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे फिर एक प्रश्न दिया हुआ, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले शब्दों पे इसमें नहीं पूछ रहा है। कह रहा है पेट्रोलियम क्षेत्र, है ना, और देश, यानी 3 सही है, 1 इसमें गलत है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दिया हुआ बर्गन कुवैत, है ना, फेवरडीन स्कॉटलैंड, और मोसुल इराक, और दचसारन सऊदी अरब। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है साथियों प्रश्न संख्या 24 में, ऑप्शन डी दचसारन जो सऊदी अरब में नहीं है। ये जो क्षेत्र कहाँ पर है, ये ईरान का है। कहाँ पर है, ईरान का ये क्षेत्र है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अन्य 3 अगर देखें, बर्गन पेट्रोलियम क्षेत्र कुवैत का, ये बिल्कुल सही है। एवरडीन स्कॉटलैंड और मोसुल इराक, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है, तो गलत यही सही उत्तर हो जाएगा। दचसारन जो ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा ईरान में। कहाँ पर, ईरान में पड़ेगा, यही सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा प्रश्न संख्या 25, कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है। तो ऑप्शन है औजार का पठार, एडवर्ड्स पठार, है ना, कम्बरलैंड का पठार, या लॉरेंटियन पठार। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी, है ना, लॉरेंटियन का जो पठार है इसको ही कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका टी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का संविधान संशोधन से संबंधित है।
कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक जो तत्व हैं उसमें मूल सूची में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किए गए थे। तो कह रहा अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B। तो इसमें बताना है कि 42वां जो संविधान संशोधन है, आप जानते हैं इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसमें जो कौन कौन से आर्टिकल आपके जोड़े गए थे, तो ऑप्शन कर 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का जो है आप देखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी 2 और 3। यानी अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 39 का ए और 43 का ये 2 आर्टिकल आपके इसमें अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के मूल सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अलग से जो है कौन से जो संविधान संशोधन की क्लास हम ले रखे हैं, जिसमें अब तक के जो सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो सारे क्लास को जो है कंप्लीट इस तरीके से बनाया गया है, तो सबको उसमें कंप्लीट किया गया है। तो वो इंपॉर्टेंट क्लास आप जाके इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 और 3। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 27। गैर जो संसद सदस्य मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। यह किस भाग में अभिनिर्धारित हुआ है। ठीक है, तो ये किस में अभिनिर्धारित हुआ है। तो कह रहा है कि देखिएगा SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा और मुरली S देवरा बनाम भारत संघ, L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ। ये बात जो है किस वाद में कही गई थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो तो आता ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर दिया कि गैर सदस्य जो संसद के सदस्य हैं वो मात्र 6 माह के लिए ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कह रहा प्रश्न संख्या 28। संसद प्रक्रिया में शून्यकाल, संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ। तो कह रहा 1954, 1960, 1962 या 1964। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का जो है ऑप्शन सी 1962 से जो है इसका जो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। ये दोनों सदन जो है संसद के उसमें जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। कई बार ये भी पूछता है कि शून्यकाल कब आता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो आने वाला समय होता है वही जो है शून्यकाल होता है, और इसके जो स्टार्टिंग हुआ ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या जो है 29। संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है असत्य, कह रहा ऑप्शन ए कह रहा संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, और कह रहा शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। जो अतारांकित जो प्रश्न है उसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, या अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। कह रहे इसमें कौन सा उत्तर ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो देखिए अभी हमने आपको जस्ट बताया कुछ ही देर पहले कि शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, ये भी सही है। इसमें जो गलत है असत्य पूछा है वो है ऑप्शन सी, जो अतारांकित प्रश्न है उसका उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता है। इसका उत्तर जो है अगर आप देखेंगे इसका उत्तर जो है लिखित में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इसका उत्तर अगर देखिए तो लिखित में दिया जाता है। बाकी 3 जो इसका ऑप्शन है ए, बी और डी ये सही है अपने आप में। गलत कौन सा है तो सी है, और हमें गलत वाला ही बताना है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि प्रश्न का उत्तर मौखिक न देके लिखित दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं बताना है, यानी 3 अनुच्छेद आपके सही होंगे। तो अनुच्छेद दिया हुआ है और प्रावधान कह रहा है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ, 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 201 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो प्रश्न संख्या 30 का अगर आप सही उत्तर देखें है ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 201 जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कह रहा है ये यहाँ पर आपका क्या है कि गलत हो जाएगा। इसका जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो 213 अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 213 से संबंध है राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये 201 नहीं होगा। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, तीनों अनुच्छेद सही है। खास करके कई बार जब प्रश्न पूछते हैं तो राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे संबंधित इनके
जो कार्य हैं, इनकी शक्तियां हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्या पूछ लेता है, अनुच्छेद पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना है, 213। ठीक है, 213 ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 31 नंबर। 2 स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। पहला कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित उपखंडों का अधीन उन्हें पद से अलग कर सकता है, यानी च्युत कर सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है कि अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, अतः दूसरे काल के लिए योग्य नहीं है। बताना इसमें साथियों के उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा आपका स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रश्न संख्या 31 ऑप्शन क्या है, बी, केवल 2, यानी केवल 2 इसका सही है। पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये सारी चीजें हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के संबंधी में, ये राज्यपाल नहीं तय करेगा, ये कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है, बाकी वो संविधान के अनुसार करेगा। ये आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न संख्या जो उसका 2 है, इसमें स्टेटमेंट वो सही है कि जो लोग नियुक्त हो जाते हैं वो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता दूसरे कार्यकाल के लिए। तो दूसरा आपका यहाँ पे सही है, पहला गलत है। गलत क्यों है बता दिया कि राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति होगा, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। कह रहा है हृदय, गर्भाशय की, जांघ की या जबड़े की। प्रश्न संख्या 32 से अगर आप सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो साथियों ध्यान दीजिएगा सबसे मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी आप कह लीजिए इसको, है ना। तो ये जाम मसल होता है, जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न संख्या 33, मादा शरीर में जो अंडोत्सर्ग है, ओवल्यूशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। ठीक है, फीमेल में कह रहा कूप उत्तेजक हार्मोन, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या एल्थोपाइटिन। 4 हार्मोन के नाम दिए हुए, आपको बताना है इन जो उसके लिए ओवल्यूशन के लिए कौन सा उत्तरदायी हार्मोन है। ऑप्शन बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये जिम्मेदार होता है मादा शरीर में, है ना, अंडोत्सर्ग के लिए। देखिएगा इसी तरीके से नर और मादा से संबंधित जो प्रमुख हार्मोन है, चाहे वो सेक्स हार्मोन हो, है ना, या फिर आपके जो अन्य हार्मोन हो, वो सारे के सारे हार्मोन जो बॉडी से रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, उन हार्मोन का फंक्शन क्या है ना। अगर वो कम रिलीज हो तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत, ये सब सारी चीज़ें साइंस में अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें तो उसमें आपका आता है, वहाँ से प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात कीजिएगा साइंस में विटामिन हो गया, डिजीज़ हो गया, है ना, फंगल डिजीज़ या वायरस से बैक्टीरियल डिजीज़, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और पॉइंट बताया जैसे प्लांट वाला पोर्शन है, प्लांट वाले से प्लांट की जो 4-5 प्रमुख आपके हार्मोन एंजाइम, वो सब सारे पॉइंट्स वहाँ से प्रश्न देखने को बनता है। अगला प्रश्न देखिए वही प्रश्न आ गया, विटामिन वाला ही आ गया, और उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग इस प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप चाहे पीसीएस हो, आर हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिएगा कह रहा है विटामिन दिया हुआ है और कमी से उत्पन्न रोग, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, है ना, राइबोफ्लोविन, नियासिन। तो बताना देखिए कैल्सीफेरॉल से अगर आप बात कीजिए, कैल्सीफेरॉल से क्या होता है, ऑस्टियोमेल्सिया। ठीक है, ये का तीसरा। रेटिनॉल से आपको जो है केरेमेटसिया हो जाएगा, बी का दूसरा। राइबोफ्लोवी है जो फ्लेविन है, ये किलोसिस आपका यहाँ हो जाएगा, और नियासिन जो है यहाँ से पेलाग्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखें के का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा अगर आप देखें तो अभी भी आपका ये है, नियासिन का आपका पहला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हमने बताया क्या, नियासिन आपका यहाँ से पेलाग्रा हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल आपका ऑस्टियो, और रेटिनॉल का आपका ये राइबोफ्लोविन, किलोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है, इनके कमी से उत्पन्न रोग, कई बार ये पूछा था कि जो विटामिन है इनके स्रोत बता दीजिए, कौन कहाँ से पाए। जैसे आपको बता दें विटामिन के, है ना, उसके बाद से विटामिन ई इसका स्रोत जो पूछ लेता है, और जो अन्य B1 उसके बाद B2 इस तरह के जो विटामिन है उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथी ध्यान दीजिएगा, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा। यानी आप ऐसे समझिए, आप ये लिफ्ट है, ठीक है, और ये ऊपर से क्या हो रहा है, ये लिफ्ट जो है नीचे आ रहा है, लिफ्ट की गति नीचे की तरफ है, और ये इसका जो रस्सी है अचानक से टूट जाए तो उस समय जो इसमें जो व्यक्ति है लिफ्ट में खड़ा जो पर्सन है उसके भार का क्या होगा। तो बताइए, कह रहा है कि व्यक्ति का
आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, या जो उसका आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक लगेगा, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 35 की अगर आप बात करेंगे, है ना, तो जैसे ये आपका इसका लिफ्ट की डोरी टूटेगी तो उस समय गिरते टाइम जो है वो क्या किस तरीके से बिहेव करेगा, वो एक मुक्त पिंड की भांति बिहेव करेगा। और उस समय अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के भार जो है वो शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाएगा, यानी उसको भार की जो आप देखे स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी, इसके भारहीनता महसूस हो गई, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये कब है? जब लिफ्ट की डोरी टूट जा रही है, यानी टूट के गिर रही है लिफ्ट नीचे, उस केस में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 36, निम्न में ध्वनि की तीव्रता का यंत्र कौन सा है जो मापने वाला यंत्र है? कह रहा है ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर या फोनोग्राफ। इसमें बताइए ध्वनि की तीव्रता जो है इससे नापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो है ये यंत्र है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 37, पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? पानी में अगर आप नमक मिला दे रहे हैं तो क्या परिवर्तन? उसका क्वथनांक और हिमांक बढ़ेगा, क्वथनांक और हिमांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा, या घटेगा बढ़ेगा, दोनों में इसी में से आपको घूम फिर के सही आंसर बताना है। तो प्रश्न संख्या अगर 37 की आप बात करें, पानी में नमक मिलाने से क्या होगा? उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, सी सही उत्तर हो जाएगा पानी में नमक मिलाने पे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 38, शहर निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार है? मतलब अगर आप ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ डिजीज है, तो पिका डिसऑर्डर है ना, बुलिमिया नर्वोसा है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा या आर्थोरेक्सिया नर्वोसा। तो बताइएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दें तो ये तो नहीं होगा। 3 अगर एक तरीके की दिया हो तो कहने कि उसमें से ही आपको सही उत्तर मिलना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी, इसको बुलिमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। इसमें जो है अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ख सत्य है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत असंविधिक सर्वोच्च परिषद है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा। इसकी स्थापना 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें कह रहा है कौन सा? असत्य है। ठीक है, असत्य हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई गवर्नर नहीं करता है, इसकी अध्यक्षता जो है आप देखेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री, जो केंद्रीय सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसकी? तो जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है उसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई के गवर्नर नहीं करता है, वो कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। हमें बताना था कौन सा सत्य है, तो डी वाला सत्य हो गया। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंविधिक सर्वोच्च परिषद है और इसकी स्थापना 2010 में होती है और समिति को रघुराम समिति ने इसके गठन का प्रस्ताव रखा था। तो क्लियर हो गया। अब इस तरीके के जो कुछ इंपॉर्टेंट आप देखें परिषद हैं या कोई कमेटी है, उसकी पूर्ण अध्यक्षता करता है, किसके उसमें संपन्न होते हैं, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होता है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25, ठीक है, 24-25 में यहाँ पे पूछ रहा है, 24-25 के बजट से पूछा हुआ है। तो कह रहा है जो आवक स्रोत है और प्रतिशत भाड़ा, इसको अगर आप देखें इस तरीके से तो ये बजट जो करंट कर रहा है। अब हालांकि ये वाला तो 24-25 वाला ये प्रश्न है, जबकि अब ये एग्जाम जुलाई में होगा तो उसमें एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन कौन सा? 25-26 का अब बजट का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 40 को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ये बजट पुराना वाले बजट का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर जो आरोपित कर की दर उसको बताता है। या दूसरा कह रहा है भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो प्रतिदिन 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। बताना है इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। प्रश्न संख्या 41 जो है
आपको देखना है। इसमें देखिएगा दोनों कथन जो दिए गए हैं वो दोनों को दोनों सही है, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। अपने आप में ये दोनों को दोनों सही है। बहुत इसमें जो इसके चर्चा में रहा होगा, तो सरकार कब इसमें जो कोई संशोधन करती है पुराना 1-2 साल पहले का भी रहता तो भी पूछ लिया जाता है। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में दोनों बातें अपने आप में क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक रिपोर्ट है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। जंतु और पादप उत्पाद है और अवैध तस्करी है। तो देखिएगा इसमें जो हाथी के दांत की तस्करी है वो लगभग आपके यहाँ पे कितना 15% है। पेंगोलिन जो शुल्क है आपका ये 28%। शीशम जो है ये आपका 35%। और गंडे का सींग जो है ये आपका कितना 29%। इस हिसाब से अगर आप इसका ऑप्शन मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आपका सुना क्या 42 का ऑप्शन डी। ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 43 नंबर, कथन कारण वाला। आप जानते हैं कि इसमें कथन और एक कारण रहता है, इसको दोनों पढ़ के बताना था क्या इसमें सही है। कथन कह रहा है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट तरीके की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। कारण कह रहा है किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकट में ही संपन्न होती है। तो बताना इसमें क्या सही होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कथन कारण सही है कि नहीं। तो देखिएगा इसका जो कथन और कारण है दोनों सही है। पहली चीज़ की जो बता रहा है कि विशिष्ट निके की पर्याप्त होनी जानकारी है, ये सही है। उसके बाद से कह रहा है कारण भी सही है, और कारण जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अगर आप क्योंकि लगा के देखें तो ये इसका साइंटिफिक रीजन बन रहा है कि जो प्रजातियों का उनका प्राकृतिक आवास है उनके विशिष्ट निके को जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि उनकी जो कार्यात्मक भूमिका है वो अपने निके में ही संपन्न होती है। इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कवक के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। कह रहा है इसकी जो कोशिकाभित्ति है काइटिन की बनी होती है, और दूसरा कह रहा है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। इस हिसाब से इसका क्या सही हो जाएगा, प्रश्न का 44 है, केवल एक इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कवक के अगर बारे में बात करें तो इसकी कोशिका जो है, कोशिकाभित्ति वो काइटिन की बनी होती है, बात सही है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो है अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और कवक क्या है, तो कवक एक ध्यान रखिएगा ये थैलाफाइट है। क्या है, थैलाफाइट है। और एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कवक के अध्ययन क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही है। ये गलत है, क्यों गलत है ये बता दिया आपको। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज क्षेत्र है और स्थिति है, इसको भी मिलान करना है कौन कहाँ कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा स्थिति, और इसमें एक दिया हुआ है बुनाई, जमर पानी, संदूर पहाड़ी, और जो है इसमें क्या है आपका राधानंदपुरम। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, राधानंदपुरम जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद से संदूर पहाड़ी जो है, संदूर पहाड़ी आपका पड़ेगा कहाँ पे, ये कर्नाटक में। बुनाई जो है, बुनाई आपका कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका ओडिशा में। बच गया आपका जमर पानी, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये कुछ जो है मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र है। इसी तरीके से साथियों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है लोहे का, सोने का, कोयला का, है ना, और जो प्रमुख धातुएं हैं या फिर प्रमुख खनिज पदार्थ हैं उनके उत्पादक क्षेत्र और जगह के बारे में पूछता है। इस हिसाब से अगर हम अपने इसके पुट पे जाएंगे तो पुट इससे कौन सा सही सुमेलित होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 2, बी का चौथा, सी का पहला और ये तीसरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 46 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। ठीक है, प्रोटीन को विकृत नहीं करेगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, या भारी धातु का लवण जो है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें दिए गए ऑप्शंस में से प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें जो है, ध्यान दीजिएगा ये प्रोटीन को विकृत नहीं करेंगी। बाकी अगर आप अन्य की बात करें जैसे उष्मा हो गया, एक्स किरणें, भारी जो धातु लवण है, ये सब क्या करती हैं, तो प्रोटीन को क्या कर देंगी, विकृत कर देंगी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 47।
47 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ओला का संबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस बादल के साथ है, तो कपासी वर्षी और छाप खस्तरी और कपासी, ये बादलों के टाइप्स वाले आप देखे होंगे, पढ़े होंगे वहाँ पे। तो कह रहा है कि ओला का संबंध जो है किस तरह के बादल से है, तो अगर सामान्यतः अगर आप बात करें ओला का जो संबंध होता है वो जो है ना कपासी अवर्षी बादल से होता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई बार जैसे सही सुमेलित पढ़े और फटाक से एक सही सुमेलित दिखा उसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कई बार प्रश्न मतलब ऑलमोस्ट जितने एस्पिरेंट्स इनसे बात करने के बाद जो अपना फीडबैक देते हैं, बताते हैं, तो देखिएगा 2 से 3 प्रश्न सबका इस तरीके से गलत निकल ही जाता है। बहुत रेयरली होता है, पढ़ेंगे सही, कभी वो बीमार में कॉल करते समय, कभी इस तरीके से। इन चीज़ों से बचिएगा, ये सिली मिस्टेक्स हैं और ये जो आप क्या करते हैं परीक्षा में, है ना, प्रश्नों को गलत होने से आपके नंबर बहुत पीछे चले जाते हैं। तो कह रहा है औद्योगिक प्रदेश और देश, अलबामा कह रहा है यूएसए, रूर जर्मनी, कैंटन जापान, दक्षिण ट्रांसवाल जो है आपका कह रहा है। तो देखिएगा अब इसमें जो कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, एक इसमें जो कैंटन आपका है, ये देखिएगा ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। ये जो जापान में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, ये है चीन में। बाकी 3 जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे अलबामा यूएसए में सही है, रूर जर्मनी में सही है, दक्षिण ट्रांसवाल जो है आपका दक्षिण अफ्रीका भी सही है। यानी जो 3 सही है ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बाकी हमें इस प्रश्न में गलत वाला बताना था, तो कैंटन बता दिया आपका कहाँ पर, चीन में, जापान नहीं होगा, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 49 नंबर। कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षा जो हीनता विषाणु HIV है, इसके द्वारा एड्स रोग होता है, जो एक है किस तरीके का वायरस है, तो रेट्रोवायरस, लेंटेवायरस, है ना, हार्बोवायरस, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 49 का अगर आप देखें तो जो HIV वायरस है ये किस तरीके का वायरस है, ये एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये एक जो है रेट्रोवायरस है ना, और ये क्या करता है HIV वाले में ये एक तरीके का वायरस है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है। ये भाग 4 अध्याय में विभाजित इनमें से कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है, मतलब 12 का जो पार्ट है उसमें 4 पार्ट आपको बता रहा है। तो 12 का जो अध्याय है और प्रावधान, अध्याय 1 वित्त, 2 में ऋण लेना, अध्याय 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। तो इसमें बताना है प्रश्न संख्या 50 में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो इसमें जो आपका कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, उसमें आपका ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है ना, यही गलत है। बात करेंगे 12 का जो अध्याय है आपका, ये अनुच्छेद आपका 264 से लेके, है ना, 301 का ये तक है। ठीक है, इसमें पहले ये चीज आनी है, इसमें जो बाकी इतनी सारी चीज दी गई हैं, और जो आपका ये पहला इसमें है अध्याय 1 में वित्त के बारे में है, 2 में ऋण लेने के बाद बात की गई है, संपत्ति 3 में जो है इसमें बताया गया है कि इसमें जो है जो आपका भाग अध्याय 3 है, इसमें बताया गया किसके बारे में, संपत्ति, है ना, संपत्ति संविदा, है ना, अधिकार, इसके बारे में बताया गया है। और जो आप यहाँ भारत के व्यापार क्षेत्र के बारे में राज्य दिया हुआ है, ये आपका जो है भाग 13 में है। किसमें है, ये आपका भाग 13 में वर्णित है। किसमें, भाग 13 में, यानी पहला, दूसरा, चौथा सही है इसके अकॉर्डिंग, और गलत कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें गलत है, यही हमें बताना था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 51 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है। राइजोटोप की परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है रेडियोधर्मी जो आइसोटोप उसका उत्पादन, जो गैंडे का अवैध शिकार पर रोक लगाना, दुर्लभ पौधों का संरक्षण, रेडियोधर्मी प्रदूषण को जो भूजल है उसको संरक्षित करना। तो राइजोटोप परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन बी, गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना। ठीक है, ये आपका इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। इस परियोजना को जो है दक्षिण अफ्रीका ने प्रारंभ किया था। किसने, इस परियोजना को जो है राइजोटोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका ने इसको प्रारंभ किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि डार्क ऑक्सीजन। ठीक है, डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं। वायुमंडल में अदृश्य रूप से उपस्थित ऑक्सीजन, विषाणु द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन, या सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन, मशरूम कृषि में मशरूम द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन। तो डार्क ऑक्सीजन होता क्या है, इसके बारे में अगर आप बात करें तो होगा इसका ऑप्शन सी, जो सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक
ठीक है, वहाँ पे उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन है, और जहाँ पे प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है वहाँ पे, उसके लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। तो देखिएगा, कह रहा है कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया हुआ है। पहला है 53 नंबर में, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूसरा कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इससे पूछा है कौन सा सही है। 53 नंबर की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे दोनों को दोनों उल्टा दे दिए, दोनों गलत है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो सबसे कम होता है, इसके कारण इसका विचलन प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। आपस में दोनों स्टेटमेंट जो है उलट दिया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आंसर सीधे इसका क्या हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 9 तो 1 9 तो 2। आप समझ गए होंगे कि लाल रंग का जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ से बस इसको चेंज कर दीजिए, दोनों को लाल को बैंगनी और बैंगनी उसकी जगह अपनी दोनों जगह पे चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 53 हो गया। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी दो कथन और सही पूछ रहा है, कौन सा बताना है। तो कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, मृग दृष्टा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुनी चाल से पास आता हुआ प्रतीत होगा। कह रहे इसमें से कितना सही है। तो देखिए कह रहा है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है। तो पहला सही है आपका और दूसरा सही है। ठीक है, क्या सही है इसमें, पहला सही है और दूसरा सही है। उसके साथ साथ परावर्तन आपका ये कौन सा है, आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2, यानी 2 ऑप्शन इसमें सही है। 2 ऑप्शन सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें जो चौगुनी चाल है ये गलत है, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 3 गलत है। इसमें जो है आपको ये दुगुनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा, चौगुनी चाल से नहीं। इसमें 2 सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो केवल 2, मतलब केवल 2 नहीं, मतलब 2 ऑप्शन इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, जिससे 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन इस तरीके से बात की गई है। तो इसमें आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 नंबर क्या कह रहा है। तो साबुन अपमार्जक के बारे में बातें कही गई हैं। उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बस छोटा सीधा आभासी बनता है। गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। बड़ी फोकस वाला जो अवतल दर्पण है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। इसे बताना कौन सा सही है, यानी कितने स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक उसी बटन पे भी प्रश्न है, तो प्रश्न का उत्तर बताइएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये फिर से अच्छे से पढ़िए प्रश्न संख्या 55 में, है ना। तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा इसमें आपका सही है। इसमें भी जो है आपका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। 55 में भी आप कौन कौन सही है उसको बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपका पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा आपका सही नहीं है ना। केवल 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 56। कह रहा साबुन और अपमार्जक जो परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही जैव अपघटनीय है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं दोनों। साबुन तथा अपमार्जक दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो बताना है आपका इसमें से कौन सा सही है। इसमें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 9 तो 1 9 तो 2। इसमें क्या चीजें हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, बात करेंगे किसमें दोनों कह रहा है। तो दोनों में साबुन जो है आपका वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है और ये केवल मृदु जल में नहीं झाग बनाता है। आप बता दें साबुन जो है यहाँ पर कठोर जल में जो कैल्शियम आयन और उसके साथ भी आयन मिलकर ये झाग बना लेते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है आपका दोनों ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है भी, तो पहुंच सही है, तो दोनों सही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। नए हैं आरओ के लिए कंप्लीट सारी चीज आपके लिए लेकर हम लोग आए हैं। इसमें करंट अफेयर का रिवीजन है एमसीक्यू प्लस मैगजीन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी के टेस्ट सीरीज है और पीवाईक्यू है। जीएस के टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज करा रहे हैं। इतनी सारी चीजें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ टेलीग्राम से अगर आप जुड़ते हैं, वहां से अगर जुड़ जाएंगे तो बूस्टर सीरीज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का वहां पे रिवीजन मैगजीन से करा रहे हैं। ये सब सारी चीजें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, खासकर आरओ के लिए। ये क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए। आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है,
रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए। साथियों, अगर आपको भी देना है आर और यूपी पीसीएस, तो ये 2-3 बातें हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको सिलेबस जो है उस सिलेबस को अच्छे से देखिए, पीवाईक्यू को अच्छे से देखिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में उन प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, तब जाकर अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा।